मुझको एक बात समझ में आ गई दैट यूपीएससी सीएससी एग्जाम इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज और रिकॉलेबिलिटी दैट आई वाज थिंकिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. Instead of running after 100 topper videos about random test series, first look at the UPSC CSC PYQs of last 10 to 15 years to understand UPSC सोचते कैसे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, ताकि आपको समझ आए पढ़ना कैसे है. Please focus on the areas which most toppers and even institutes overlook. In the recent time, UPSC has started to focus on chronology. Regardless of the fact हमको अच्छी लगे या ना लगे, we gotta do what we gotta do. अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 months prior to prelims उसको शुरू कर देना चाहिए और आखिरी के 2 महीने में आपको उसको रिवाइज करना है. The reason why students might have failed in 2023 and 2025 for that matter is because of this, that they might not have solved the unknown questions. UPSC में you have to be prepared for the worst. While you hope for the best, you prepare for the worst. Hello dear students. I'm Jasleen Kaur. I'm a mentor and a history educator at Sarthi IAS, but more so, I'm an aspirant who has gone through the same stressful, emotional, and unpredictable journey of UPSC CSC examination that you are experiencing today. तो आज मैं आपके साथ इसलिए बैठी हूँ कि जो इन मंथ्स में हम हैं ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, these can be one of the most stressful months in the life of an aspirant. क्यों? क्योंकि इस वक्त बच्चे मेन से प्रीलिम्स की ओर ट्रांजिशन करने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फोमो आउट देयर कि ये भी कर ले वो भी कर लें, कहीं प्रीलिम्स का कुछ ना छूट जाए. तो उस स्ट्रेस से कैसे डील करना है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे अपना मोमेंटम अक्सर लूज कर देते हैं और ना फिर वो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर पाते हैं, ना वो मेंस के ऊपर फोकस कर पाते हैं एंड दे एंड अप वेस्टिंग दिस क्रूशियल टाइम. So that's why I'm sitting here as to how I failed my prelims in the first attempt, and then after that I rose with 3 successive successes at this examination with a very comfortable margin, and more so in 2023 prelims, which was perhaps one of the most unpredictable if not the most difficult prelims. उसमें भी मैंने 38 marks above the cutoff मैंने achieve करे. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से with the right direction इन स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज अबाउट 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ भी अगर आपकी समझ सही हो तो आप इस एग्जाम को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हो. तो शुरू करते हैं अबाउट माय जर्नी दैट बिगेन इन 2021. 2021 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया. तब आई मिस द कट ऑफ बाय 1 मार्क एंड काफ़ी झटका लगा था उस वक़्त, लेकिन इन द हाइंडसाइट इफ आई लुक एट इट, इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़. क्यों? क्योंकि मुझको अपने मार्क्स नहीं पता थे. मार्क्स नहीं पता थे क्यों? क्योंकि यूपीएससी मार्क्स रिलीज़ नहीं करते हैं. तो उस वक़्त मुझे लगा कि मैंने मिज़रेबली फ़ेल कर दिया है. तो आई सैट विद माय पेपर नॉट थिंकिंग कि मैं ही क्यों फ़ेल किया. इंस्टेड आई थॉट हाउ आई फेल्ड. मैंने हर एक छोटी से छोटी गलती के बारे में सोचा. आई डिड अ स्वॉट एनालिसिस कि क्या गलतियाँ रह गई, कहाँ कंसेप्चुअल गैप रह गया, कहाँ एनालिटिकल गैप रह गया, कहाँ फैक्चुअल गैप रह गया, कहाँ सिली एरर्स हो गई, कहाँ कामनेस की कमी रह गई, क्या मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे या नहीं करे. जो पॉसिबल गलती हो सकती थी मैंने उसको एक शीट ऑफ पेपर पे लिख दिया और उस वक्त मेरे सामने कुछ लर्निंग्स, कुछ एनालिसिस आया. मुझको एक बात समझ में आ गई दैट यूपीएससी सीएससी एग्जाम इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज और रिकॉलेबिलिटी दैट आई वाज थिंकिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तब मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि कंटेंट को फटाफट रोट लर्न कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, रिमेंबर कर लें, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो 4 लेवल पर मुझे चीज़ें समझ में आई. सबसे पहले तो इट्स अबाउट द एनालिटिकल अप्रोच. आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हो, क्या आपका अप्रोच एनालिटिकल है या फिर हर्ड मेंटालिटी में है. दूसरा आपकी माइंडफुलनेस, हाउ माइंडफुल आर यू एट द कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट. क्या आपको पता भी है कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी यूटिलिटी क्या है एग्जाम में. तीसरा अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट योर डेली टारगेट्स. बूंद बूंद से सागर बनता है, ये मैंने समझ लिया था. हर चीज एक दिन में नहीं हो सकती है. सो कितने डिसिप्लिन्ड हो आप अपने डेली छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर. एंड फाइनली पेशेंस इन द प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ एक समय में नहीं हो सकता है. एंड अक्सर हम ये गलती करते हैं कि ये भी कर ले, वो भी कोर्स ले ले, सब कुछ कर लें एंड एंड अप हैविंग नथिंग. तो ये कुछ गैप्स थे जो मुझको समझ में आए अपनी प्रिपरेशन में, एंड ये कुछ गैप थ्रू माय मेंटरशिप एक्सपीरियंस भी मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स में अक्सर होते हैं. तो ये चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स.
आप अगर इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, तभी एग्ज़ाम वाले दिन काम रहोगे और इस एग्ज़ाम को सॉल्व करोगे। एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी माइंडफुली कि एग्ज़ाम को सॉल्व करना है एंड यू विल नो व्हाई। बट उससे पहले बिफोर आई डिस्कस अबाउट माय स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, लेट मी डिस्कस अबाउट द फिलॉसफी बिहाइंड इट। जब मैंने अपना एग्ज़ाम का अटेम्प्ट पूरा का पूरा एनालाइज़ कर लिया, तो एक चीज़ मेरे लिए बहुत सेंस बनाई। दैट इज़ अ डायलॉग बाय थ्री इडियट्स व्हिच सेज कि सक्सेस के पीछे मत भागो, वो और आपके आगे भागेगा। इंस्टेड सीक एक्सीलेंस, सक्सेस आपके पीछे-पीछे भागेगा। वो चीज़ मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी और आज भी वहाँ पे लिखी हुई है, समथिंग दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी ऑलवेज़ एंड इट शुड इंस्पायर यू टू, बिकॉज़ दैट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड द प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स दैट यू ऑल नीड टू एक्सेल। तो चलो अब बात करते हैं विदाउट फर्दर अडू, आई विल गिव यू अ 3 स्टेप formula which you can use in the preparation, and I can tell you with confidence that it will give you short results. First, let me talk about the step number one. It's a no brainer, it's PYQs. Instead of running after 100 topper videos about random test series, first look at the UPSC CSE PYQs of last 10 to 15 years to understand UPSC सोचते कैसे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, ताकि आपको समझ आए पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, इन व्हाट डायरेक्शन टू गो। तो चलो मैं सारे सब्जेक्ट्स के इनसाइट्स आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ ब्रीफली, ताकि आपको समझ में आए हाउ टू गो अबाउट इट। लेट मी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट is subject that I'm going to teach to you, that is history. तो हिस्ट्री के कुछ 2-3 इनसाइट्स मैं शेयर करूँगी। बाय द वे, इट इज़ आल्सो द फिलॉसफी बिहाइंड माय टीचिंग पेडागोजी व्हिच यू विल सी इन द क्लासेस। सबसे पहले तो हिस्ट्री में 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स नो जोक। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, यू गॉटा डू व्हाट यू गॉटा डू। ये चीज़ मैंने समझ ली थी विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल मैंने हिस्ट्री को लेकर समझा पीवाईक्यूज के बेसिस पे और अपने अटेम्प्ट के बेसिस पे भी, दैट मेमोरी विल फेल यू, लॉजिक नेवर विल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब मेरा पहला प्रीलिम्स था, तो एक क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू हु इज द प्रिंसिपल ऑफ बेथ्यून स्कूल। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी हजार दफे पढ़ा था, बट आई गॉट कंफ्यूज इन टू ऑप्शंस, बिटवीन टू ऑप्शंस, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कौन सा है, आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। ये इशू हर स्टूडेंट फेस करता है एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे लॉजिक पता होता उस चीज के पीछे, अगर मुझे पता होता वाज इट बाल गंगाधर तिलक, वाज इट एनी बेसेंट, तो आई कुड हैव अराइव एट द क्वेश्चन, एट द आंसर, अगर मुझे ये चीज पता होती। बट उस वक्त मैंने फोकस किस पे किया, बस फैक्ट्स के ऊपर, एंड फैक्ट्स फेल्ड मी। सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन कि चीजों का वाई ढूंढना है, ताकि लॉजिक के थ्रू मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकूं जो मेरे को मेमोरी के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, प्लीज फोकस ऑन द एरियाज विच मोस्ट टॉपर्स एंड इवन इंस्टीट्यूट्स ओवरलुक। यूपीएससी के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और लास्ट के 2-3 साल के ट्रेंड्स आपके अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द रिसेंट टाइम यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, regardless of the fact हमको अच्छी लगे या ना लगे, we gotta do what we gotta do if 1 or 2 questions are coming from that. Apart from that, they are asking a lot of questions from locations, and locations हमें पढ़ाई नहीं जाती हैं। locations at most हम कहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ geography में, but history में 1 से 2 questions हम हर साल देखते हैं locations में। उसके अलावा terminology, संस्कृत, प्राकृत, पाली शब्द हमको दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है इनका मतलब क्या है। Many times we don't know the answers. अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाता है, किताबों के बारे में पूछा जाता है, उनके 1 पेजर नोट्स रेडी रेकनर्स हमें प्रिपेयर करने चाहिए, बट नो वन टेल्स अस अबाउट देम। सो दैट इज द सेकेंड थिंग आई डिड टू अंडरस्टैंड what more can I do for history apart from the sources, the limited sources that I have. Third thing with respect to history that I understood is having concise consolidated notes. आप कितना भी समझ लो, आप कितना भी याद कर लो, अगर आपके पास 150 से 200 पेजेस के अंदर अंदर एमैक प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स नहीं है, जो आप आखिरी 2 दिन में रिवाइज ना कर सको, तब सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी कि कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जो हम क्लासेस में भी करेंगे। आई यूज्ड टू फॉलो दीज टैबुलर फॉर्मेट्स, बहुत सारे टेबल्स बनाती थी जिससे क्लैरिटी मिले। ऐसी चीज़ों के भी टेबल्स बनाती थी जो यूपीएससी के पैटर्न के थ्रू मुझे समझ आ रहे थे कि बार-बार पूछे जा रहे हैं बट नोट्स में नहीं होते थे, या इम्प्लिसिट वे में नोट्स में होते थे, तो उसको एक्सप्लिसिट लाना और अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी का एक पार्ट बनाना, वो एक मेरा बहुत बड़ा लर्निंग था थ्रू पीवाईक्यूज। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट मी क्विकली ऑल्सो टॉक अबाउट द इनसाइट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। लेट अस से देयर इज पॉलिटी। पॉलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस,
Polity would also ask questions about concepts behind it. There have been questions on liberty, equality, justice, but क्या हम उसका concept समझते हैं? So I started focusing on concepts even in subjects like polity. Then there is subjects like science and tech. Science and tech में मैंने 6 to 10th की NCERT बिल्कुल skip कर दी because I've understood that return on investment was pretty low. Instead, I focused on applied science. I focused on keywords, word associations, which was the creed of PYQ, something similar to what Shivan sir is also teaching in his course that I had also decoded during my time. That is the second thing. उसके अलावा if we talk about environment, let's take examples of species. हम सब जब अगर एक ट्रेडिशनल वे से हम पढ़ें तो स्पीशीज के बारे में हम देखते हैं कि ओके देयर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, इस नेशनल पार्क में ये स्पीशीज मिलती हैं, बट दैट इज नॉट अलोन, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन. अगर आप रिसेंटली 3-4 साल का ट्रेंड देखें तो देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में, देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन बिहेवियर ऑफ पैंगोलिन, देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन बिहेवियर ऑफ चीता. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू कि कहाँ पर फोकस करना है. एंड देन वी एंड अप थिंकिंग दैट यूपीएससी तो कुछ भी पूछता है. कुछ भी नहीं पूछता है, उनके पैटर्न्स रिपीट होते हैं. अगर आप डिकोड कर सकें तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप उन चीज़ों को पढ़ते वक्त ध्यान देते हैं. उसके अलावा अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, पीवाईक्यूज़ ने मुझे क्लियरली बता दिया था कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन और क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो, वी आर गुड टू गो. उसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट अगर रीसेंट ट्रेंड्स देखें तो मैपिंग को विजुअली और सिंप्लीफाइड वे को करे बिना आप ज्योग्राफी को क्लियर ही नहीं कर सकते हो. क्यों? 3 से 4 क्वेश्चंस मैप्स में से आते हैं और ऐसे सवाल आते हैं व्हिच वी आर नॉट एबल टू सॉल्व जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी until we have not done mapping very visually. So I did it visually in simplified manner so it stuck and I could solve all questions perhaps. Right? So this was a mini analysis of all the subjects that are there. I hope I'm not missing any. But if there is, we will be talking about in the later videos as well. But one thing that I deliberately missed first, which I want to talk now, is current affairs. Current affairs की सबसे पहले मैं अपनी गलती बताती हूँ. 2021 का प्रीलिम्स था. 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स की मैगज़ीन्स रिलीज़ होती हैं करंट अफेयर्स की. आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन दैट. वो टाइम होता है जब आप अपने स्टैटिक और फंडामेंटल्स को कंसोलिडेट करते हो, ना कि कुछ नया पढ़ते हो. अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो एटलीस्ट आपको 6 टू 7 मंथ्स प्रायर टू प्रीलिम्स उसको शुरू कर देना चाहिए और आखिरी के 2 महीने में आपको उसको रिवाइज़ करना है, ना कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है. एंड देन What happened in the exam was the current affairs were familiar. मुझे पता था ये मैंने पढ़ा है, बट उसका एग्जैक्ट जवाब क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन आई कुड नॉट सॉल्व दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा स्टैटिक था, जो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, बहुत शिद्दत से पढ़ा था, क्योंकि मैं अंत में रिवाइज नहीं कर पाई, वो भी चीजें याद नहीं आई. सो इट ऑल एंडेड इन अ होलोकॉस्ट आई वुड से. सो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी वुड बी जस्ट पिक अप वन सोर्स, स्टिक बाय इट, मूव नोवेयर. उसमें से क्वेश्चंस आ गए ब्रिलियंट, नहीं आ गए योर स्टैटिक विल सेव यू. So the key is to balance. So this is how I approach the PYQs. These are the few learnings from PYQs that you can imbibe too. Second thing, which every topper will tell you, is to have limited resources, concise resources, but no one tells you why. Why concise sources? I'll tell you. Actually, the problem is UPSC में you have to be prepared for the worst. While you hope for the best, you prepare for the worst. Worst कैसे? आप जिस साल सोचेंगे एनालिटिकल पेपर आएगा, जैसे 2024 में बच्चों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि 2023 की लाइंस पे एनालिटिकल पेपर आया, it was highly factual. जिस साल आप सोचोगे कि नहीं यूपीएससी हैज रिवर्स्ड इट्स पैटर्न, अब फैक्चुअल की ओर आ गया, उस साल एनालिटिकल आ गया. जैसे 2025 में 2023 और 25 का पेपर काफी एनालिटिकल था, 24 का काफी फैक्चुअल था. सो वी गॉट बी रेडी फॉर बोथ. पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इन दोनों को करने की कोशिश करते हैं, देयर इज अ बंडल ऑफ सोर्सेस, बट कैन वी रिमेंबर एवरीथिंग? नो. दैट्स व्हेन यू लिमिट योर सोर्सेस सो दैट यू बैलेंस बोथ मेमोरी एंड यू बैलेंस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? सो इस वजह से आप रिसोर्सेस को लिमिट करते हो. एक गोल्डन रूल आपको बताऊंगी, एक सब्जेक्ट
और एक बुक, बस। एक बुक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही बुक करनी है। द की इज़ एक फंडामेंटल सोर्स, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ है। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, यू डोंट नीड जीसी लियोंग और एनी अदर बुक दैट वे। सो वन सब्जेक्ट, वन बुक, एक्सेल इट, घोट कर पी जाओ, दैट इज़ समथिंग दैट यू रिक्वायर। That is the second principle. Third principle that I swore by: most of the times student keeps spending their time in solving sectional tests. Even till April also, students are trying to finish their sectional test, which I did too. That was one of the biggest blunder I did. Why? Because that did not prepare me for different types of questions. That did not prepare me for the unknown questions. The reason why students might have failed in 2023 and 2025 for that matter is because of this, that they might not have solved the unknown questions. So full length questions, which has some total of questions from different subjects, which have difficult questions, which have unknown questions, and you're still solving them without knowing a lot about them, just by permutation and combination on the basis of whatever you know. That is arriving at an answer on the basis of whatever you know very, very clearly. That is the skill that is called solving skill. एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल के बिना आप कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हो, उसके शायद पार भी चले जाओ, बट अगर आपको एक सॉलिट्यूड चाहिए, कंफर्टेबल मार्जिन के साथ अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको मेक श्योर करना है दैट यू लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच यू माइट नॉट इवन नो, एंड विद एक्यूरेसी। एंड ओनली फुल लेंथ टेस्ट लेकर आपको समझ में आता है कि क्या गलतियां थी, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या गलतियां अवॉइड की जा सकती थी, कौन से क्वेश्चन मुझे अवॉइड नहीं करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे अवॉइड करने चाहिए थे। ये जो समझ होती है ना, इससे आपके सीधा-सीधा मार्क्स 10 टू 15 मार्क्स सीधा जंप करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा नॉलेज। सो ये एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बाय द टाइम यू रीच द मंथ ऑफ February से स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ टेस्ट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, 50 क्वेश्चंस एवरी डे, and I used to solve them thoroughly. I used to analyze them. I never cared about the number of tests. I never judged myself on the idea कि मैंने 70 टेस्ट कर लिए कि 80 टेस्ट कर लिए. Even it was 10 to 12 tests that I had taken, have I understood how am I solving? So solving skill के through मैंने blind elimination को eliminate कर दिया, and I came up with the idea कि अगर मुझे question नहीं भी आता हुआ, what sounds more like UPSC? और माइंड यू, ये चीज़ बहुत डीप फ़ेमिलियरिटी के साथ आती है ओनली इफ यू एंगेज विद द पीवाईक्यूज़ करेक्टली, only if you have your basics very, very clear, the fundamental subjects, and only if you are clear about your own mindset through solving time and again. ये तीन principles are the three golden rules for prelims, and if you do them, success is no far. Okay, so that is it. So from now on, let's start with this one core promise to yourself: treat every attempt like it's your first, with respect to understanding your mistakes, and treat every attempt like it's your last, because we gotta clear it in this one time. No fear of failure because of the past mistakes, no ego of success because of the past experiences. So ये दोनों चीज़ों को अगर आप माइंडफुली अपने दिमाग में रखोगे, तो प्रीलिम्स का सक्सेस दूर नहीं है। And I forgot to tell you in the beginning that I had missed the CSAT cutoff by 1 mark as well in my first attempt. But after that, there was no looking back. So if you also want to know कि CSAT को कैसे logically deal करना है in this examination, no matter what background you're coming from, comment down below and we will make another video on that.